हेलो दोस्तों, समायोजन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। समायोजन क्या है? समायोजन एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति की इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती, तो वह अधूरी इच्छाओं में ही अपने आप को सामंजस्य कर लेता है। वो कहलाएगी इस समायोजन। जैसे कोई व्यक्ति कलेक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन वह नायब तहसीलदार ही बन गया और उसमें ही खुश हो गया, तो वो क्या कहलाएगी? समायोजन की स्थिति। समायोजन दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समायोजन जैसे कि जो बाधाएं आती उसको दूर करना प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत आएगा। अन्य मार्ग खोजना, विश्लेषण व निर्णय। जैसे बाधाएं आ गई तो बाधाओं को कैसे दूर करेगा, किस तरह से दूर करेगा, इस ये सोचना प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत आएगा। और अगर वो बाधाएं उस रास्ते से दूर नहीं हो पा रही है तो दूसरा रास्ता अपनाना, ये और फिर दूसरा रास्ता अपनाए और उससे अगर दूर हो गई तो फिर विश्लेषण करना कि अब इसमें मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ूं और इसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर इसका संश्लेषण कैसे करूं और फिर उसके आगे कैसे बढ़ूं, इस तरह का वो निर्णय करता है। ये क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष विधियां। अब फिर अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सबसे पहले आत्मीकरण या तदात्मीकरण। आत्मीकरण एक ऐसी विधि है जिसका एक उदाहरण लेके समझते हैं। हमारे गांव पड़ोस मोहल्ले में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा उन्नति करता है या जिसकी सामाजिकता सबसे अच्छी होती है, तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति की तरह हम भी बने। तो उसको अपने मन ही मन में हम क्या काम कर लेते हैं, अपना गुरु या आदर्श मान लेते हैं और वो व्यक्ति जिस तरह से चलता है उसी तरह से हम चलते हैं। तो ये क्या स्थिति कहलाएगी? आत्मीकरण या तदात्मीकरण। ये समायोजन की कौन सी स्थिति है? आत्मीकरण या तदात्मीकरण। पलायन। एक पलायन समायोजन की वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है, तो वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाता, तो वो क्या उस स्थान को या उस परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति में चला जाता है। वो क्या कहलाता है? पलायन। फिर तीसरा है कल्पना प्रवाह या दिवास्वप्न देखना। कल्पना प्रवाह दिवास्वप्न देखना ये किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि कोई बालक है और वह सोचता है कि मैं क्रिकेटर बनूं, और जब वह क्रिकेटर नहीं बन पाता तो वह सपने में ही देखने लगता है कि मैं भी ऐसे चौके छक्के उड़ा रहा हूँ और मैं भी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा हूँ। इस तरह के जो सपने देखता है वो स्थिति कहलाती है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न या कल्पना प्रभाव, ये समायोजन की स्थिति है। उसके बाद शोधन, मार्ग अंतरीकरण, उदात्तीकरण। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिससे हम उस परम मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कि महाकवि तुलसीदास। तुलसीदास पहले पत्नी प्रेमी थे और वो पत्नी जहां भी जाती थी वहां ये भी जाते थे। एक बार उनकी पत्नी ने त्रस्त होकर कहा कि मेरा साथ छोड़कर तुम परमपिता भगवान का अगर भजन करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उनको ये बात लग गई और फिर उन्होंने रामचरितमानस की स्थापना करी और उस सारे विश्व में जिसको ख्याति मिली। उसके बाद है प्रतिस्थापन या विस्थापन। क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें कक्षा में टीचर ने मार दिया तो हम उस स्थिति में अपना गुस्सा तो शांत नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहीं के गार्डन में जाकर फूल पत्ती तोड़ने लगेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है वो कहलाती प्रतिस्थापन या विस्थापन। फिर प्रक्षेपण करने की विधि। प्रक्षेपण करने की विधि का मुख्य अर्थ है कि अपना दोष किसी और पे मढ़ लेना। जैसे कि कक्षा में एक व्यक्ति जो गणित में फेल हो गया, वो कहता है कि काश गणित के टीचर ने मुझे अच्छा पढ़ाया होता तो मैं पास हो गया होता। उसने अपनी कमजोरी को नहीं बताया, उसने गणित के टीचर की कमजोरी को बताया, उसके दोष दिया। उसके बाद है दमन करना। दमन करना एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति थोड़े ऊंचे सपने देखने लगता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि काश मैं हवाई जहाज में घूमता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो सोचने लगता है कि मैं हवाई जहाज में नहीं घूम सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है।
तो ये क्या स्थिति कहलाएगी? दमन करना। समन करना, समन करना मतलब एक व्यक्ति है जिसकी मोटरसाइकिल थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो वो उसको बनवा नहीं पा रहा है, सुधार नहीं पा रहा है, तो वो क्या काम कहता है? वो सोचता है कि काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं घूम लेता, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई, अब मैं कैसे घूमूं? और इतना पैसा भी नहीं है कि मैं सुधार सकूं। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? समन करना। दमन करना और समन करना में थोड़ा अंतर है। दमन करने में वह ऊंचे सपने देखता है, समन करने में वह उसी अपनी जो चीज है उसी को नहीं बना पाता। ये समन करना कहलाता है। प्रतिगमन करना मतलब कि जैसे एक 28 साल का बेटा है, वो बहुत दूर चला गया है और वो बहुत समय से नहीं आया है, तो उसकी माँ क्या काम करती है? वह रोने लगती है और उसी रूप में रोने लगती है जैसे वो 28 साल का बेटा जब 28 साल पहले छोटा था या 27 साल पहले छोटा था, और जिस तरह से वो बेटा रोता था वैसे ही रोने लगी। तो वो पुरानी स्थिति को सेम वर्तमान स्थिति में ले आना प्रतिगमन करना कहलाता है। उसके बाद तर्क संगतिकरण, तार्कीकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापना। इसका एक उदाहरण देके समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने जिसको एक लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, तो उसने क्या काम कहा? दूसरों को कहा, उसने दूसरों को क्या कहा? इस लड़की से तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। इस तरह से उसने तर्क दिया। तो ये क्या कहलाएगा? तर्क संगतिकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापना। मतलब कि वो उसको किसी व्यक्ति ने पहले ही फेल कर दिया, लेकिन बाद में व्यक्ति उस व्यक्ति जिसने फेल किया उसमें ही दोष देने लगे, तो तार्कीकरण या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन कहलाता है। मतलब अपनी पसंद की लड़की ने शादी के लिए मना किया तो उसी लड़की में कमी बताना, ये कहलाएगा तर्क संगतिकरण। फिर समझौतावादी उपाय। अप्रत्यक्ष विधि में समझौतावादी उपाय ऐसा है कि पेन नहीं चलने पर हम पेंसिल से ही काम चला लेते हैं। अगर हमारे पास पेन नहीं है तो हम पेंसिल से ही काम चलाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? समझौतावादी उपाय। फिर क्षतिपूरक पद्धति, जैसे कि एक महिला है जिसकी हाइट कम है, तो उसको अपनी हाइट ज्यादा दिखाना है तो वो ऊंची सैंडल पहन लेगी, तो उसकी हाइट ज्यादा दिखाई देगी, तो ये क्या कहलाएगी? क्षतिपूरक पद्धति। प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना, जैसे कोई प्रेम करता है तो घृणा करना, जो कोई घृणा करता है तो प्रेम करना, इस तरह की जो प्रतिक्रिया निर्माण है वो उसको समायोजन की प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना कहते हैं। फिर आक्रामक उपाय पद्धति। आक्रामक उपाय पद्धति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में वह दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती। जैसे कि पिता ने बच्चे को डांट दिया तो बच्चे ने उनकी गाड़ी को पंचर कर दिया, तो ये अप्रत्यक्ष दिख होगा। इस तरह से समायोजन कहलाता है। समायोजन को विभिन्न। थैंक यू।